जाते जब BSc MSc करते वक्त देयर विल बी नो हार्ड डिविजन्स बिटवीन स्ट्रीम लाइक ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स। और इसमें कहा गया है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशंस बनना पड़ेगा देर सवेर। जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, इसमें भी ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस लाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के विकास के लिए केवल एक ही विषय में उसको विकसित करना जरूरी नहीं है, उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का बनना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े रिसर्चेज हुए हैं, ब्रेक थ्रू हुए हैं, वो एक दूसरे डिसिप्लिन के बाउंड्री पर हुए हैं। तो इसलिए साइंस के आदमी को भी संस्कृत जानना जरूरी होगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें वहां हो, यहाँ नहीं हो, इस प्रकार मैं उदाहरण के तौर पर मैंने दिया। तो ये आवश्यक है कि हमको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच विकसित करना जरूरी है और फोकस ऑन नीड बेस्ड रिसर्च। जैसे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो रिसर्चेज होते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मानना है कि हम प्रायोरिटी फिक्स करें कि रिसर्च हमारे ग्लोबल प्रायोरिटीज क्या है। जैसे एनर्जी है, एनर्जी क्राइसिस है, स्मार्ट मटेरियल्स है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र के अंदर हम रिसर्च करें, नीड बेस्ड रिसर्च करें। ये नहीं कि हम 20 साल पहले रिसर्च करते थे, वही रिसर्च करते हुए आज भी चले आए, नहीं। ज़रूरत के मुताबिक हम अपने रिसर्च एरियाज को भी हम चेंज करें और ग्लोबल नीड्स, नेशनल नीड्स और जो वर्तमान में सोसाइटी के नीड्स हैं, वो नीड्स के मुताबिक हम रिसर्च करें। तो फोकस ऑन नीड बेस्ड रिसर्च। नेक्स्ट। अब थोड़ा हम ब्रीफ में बता दें कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एक बना था डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में 1948-89। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1964, जिसको कि कोठारी कमीशन के नाम से हम जानते हैं, जिसका प्रपोजल था कि 6% ऑफ द GDP कंट्री का एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए। 42 उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 आई। उसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में लाया गया कि वहाँ केंद्र सरकार भी शिक्षा में कर सकती है काम और राज्य सरकार भी, तो उसको कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ये पॉलिसी है जिस पॉलिसी को वर्तमान पॉलिसी ये रिप्लेस कर रही है NEP 2020। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 को मॉडिफाई किया गया 1992 में। इसके बाद एक सुब्रमण्यम कमेटी बनी 27 मई 2016 को। उसके बाद ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट जो सौंपा था 31 मई 2019 को, यही शिक्षा नीति हमारी 29 जुलाई 2020 को आई, जिसको कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 1.5 वर्ष तक का कंसल्टेशन किया गया। इसके लिए तो हर जिले स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक सबसे इसमें सुझाव लिए गए और लगभग 70,000 से ज़्यादा सुझाव मिले और उस सुझाव को कंपाइल किया गया। तो एक प्रकार से देखें तो सही मायने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कि पूरे राष्ट्र में सभी जितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, चाहे वो शिक्षक हों, कर्मचारी हों, छात्र हों, छात्राएं हों, जो भी ओपन डोमेन में था 1.5 वर्षों तक, कि जो भी उसके ऊपर अपना सुझाव दे सके और उसमें कंट्रीज में डिफरेंट जगहों पर डायलॉग्स अरेंज किए गए, कंसल्टेशंस अरेंज किए गए और उसके बाद से सारा इनपुट इसके अंदर लिया गया, तब जा कर के ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई। और इसके कुछ की प्रिंसिपल्स को देखें, इस पर शायद ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, आगे आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये इसमें स्कूल एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक की चर्चा है, हर स्टेज पर किस प्रकार से बदलाव है, इसके बारे में नेक्स्ट आगे। दिस इज रिवाइज्ड करिकुलर, अभी बात चल रही थी 5+3+3+4 स्ट्रक्चर,
जबकि अभी 10+2+3 का स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके 5+3+3+4 स्ट्रक्चर किया गया है। उसको डिटेल में हम बता रहे हैं। स्कूल एजुकेशन से पहले हम यहाँ शुरू करें। इसमें हम देखते हैं कि हम लेफ्ट साइड में जो छात्र 8वें क्लास तक की पढ़ाई कर रहा है, इसमें 5+3+3+4 का मतलब है कि जैसे लड़का वो 3 वर्ष के बाद से ही उसको स्कूल में जाने का प्रोविजन है, उसको हम प्री प्राइमरी एजुकेशन करते हैं 3 वर्ष के बाद से ही। अभी तक स्टैंडर्ड था कि 5 वर्ष के बाद गवर्नमेंट स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, उसमें 5 वर्ष के बाद जाते थे, मगर यहाँ है कि 3 वर्ष के बाद ही बच्चा जाएगा। और 3 वर्ष के बाद जाने के बाद 5वीं कक्षा तक तो कंपलसरी है कि उसको अपने मदर टंग में उसको एडमिशन लेना, पढ़ाई करनी है, मातृभाषा में उसको पढ़ाई करनी है। उसके बाद कक्षा 8 या उसके बाद भी यदि संभव हो तो मातृभाषा में पढ़ने की व्यवस्था है। और इस वर्ष से बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी मातृभाषा में पढ़ाने की व्यवस्था किए हैं। आपके यहाँ भी जीटीयू में भी मातृभाषा में पढ़ाने की व्यवस्था हो रही, की गई है। हाँ, इस साल से प्रारंभ हो गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत जगह लागू हो गया है। और गुजरात में भी यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लागू हो गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के काफ़ी कंपोनेंट्स लागू हो चुके हैं। तो इसमें बच्चे को स्कूल में जाएगा तो उसको एग्जामिनेशन के लिए फियर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि वो 6 महीने पढ़ करके जो एग्जामिनेशन देने वाला सिस्टम है उसे हट करके वो खेल खेल में लड़कों की पढ़ाई होगी और उसी में उनका इवेल्युएशन भी होगा, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होगा। तो लड़के को एग्जामिनेशन में कोई फियर नहीं होगा। और रेस्पेक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, गुड ग्राफ्स ऑफ मदर टंग में यदि पढ़ाई हो, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई हो, तो वास्तव में लड़का बहुत जल्दी उसको सीख जाता है। क्योंकि हमारी मौलिक चिंतन की प्रक्रिया जो होती है अपनी मातृभाषा में होती है सबसे ज़्यादा। तो कोई चीज़ हम सीखने की बात करें तो अपनी भाषा में हम तुरंत सीख जाएंगे। और ये कहा गया है कि 80% तो ब्रेन का डेवलपमेंट हमारा 3 वर्ष 4 वर्ष तक हो जाता है। लड़के जो 3-4 वर्ष के होते हैं 80% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जो कोरा कागज है उसके ऊपर जो रंग डालिए वो रंग परमानेंट होगा। पहले से पड़े हुए रंग पे आप रंग डालिएगा तो उसमें वो नहीं होगा। इसीलिए हम अपनी मातृभाषा के अलावे अंग्रेजी चाहे किसी भी दूसरी भाषा में सीखने का प्रयास करें, उतना पारंगत हम नहीं हो सकते। चल सकते हैं, दौड़ नहीं सकते उसमें। दौड़ेंगे अपनी भाषा में ही हम दौड़ सकते हैं। इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता है कि लड़का जब 3 वर्ष के बाद जब प्रवेश लेता है तो उसको कंपल्सरीली उसको अपनी मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जाए, चाहे वो हर तरह की शिक्षा उसको अपनी मातृभाषा में। तो फन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सिंपल करिकुलम बिल्कुल सिंपल होगा। नो रोट लर्निंग, वो सबसे बड़ी चीज है कि लड़कों को रटाने वाली पद्धति से हटाना है और उसके अंदर सोच, थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करना है। हालांकि मोबाइल्स वगैरह बहुत सब चीजें अभी भी हैं कि जो परेशान कर रही हैं उस सिस्टम को, मगर उसको देखना पड़ेगा कि लड़के के अंदर थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े। क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी के बस में नहीं होना है, टेक्नोलॉजी को हमको इस्तेमाल करना है अपने पर्पज के लिए। तो हम सारे कैलकुलेशन सब कुछ उसके ऊपर करेंगे तो फिर हमारा दिमाग का क्या होगा। मनुष्य ने ही तो बनाया है मोबाइल को, चाहे किसी को बनाया है, तो मनुष्य के दिमाग तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। ये हमको सोचना होगा और उस पर हमको जाना होगा। और उसके बाद 8th ग्रेड के बाद जब लड़का जब आगे बढ़ेगा तो बेटर नॉलेज, नोज मोर देन वन इंडियन लैंग्वेज, उसके बाद त्रिभाषा फार्मूले की तरफ हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अपनी जड़ अपनी मातृभाषा में मजबूत करेंगे और उसके बाद हम दूसरी भाषा सीखेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी भाषा उसके बाद हम अंग्रेजी चाहे कोई भी भाषा हम भाषा के तौर पर सीखें, हमें कोई हर्ज नहीं, मगर हम शुरुआत अपनी मातृभाषा में हमें करनी है और आगे तक हमको मातृभाषा में जाना है।
और उसमें है कि नोज एटलीस्ट वन फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश पढ़ना चाहे तो पढ़े, और बेटर ऑल राउंड हेल्थ मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हायर एजुकेशन करिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स। मैंने जिसे कहा कि जैसे इंटरमीडिएट, बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम होगा। इवन मास्टर डिग्री में भी हम केमिस्ट्री पढ़े हैं तो केवल केमिस्ट्री ना पढ़ें, केमिस्ट्री के अलावा भी दूसरे विषय। ग्रेजुएशन में भी हमको दूसरे विषय कुछ लेने पड़ेंगे, और दूसरे विषय में हम आते हैं, दूसरे विषय लेने में भी उसमें मेजर इलेक्टिव और माइनर इलेक्टिव्स करके। मेजर इलेक्टिव तो हम अपने विषय में पढ़ें, माइनर इलेक्टिव दूसरे विषयों में पढ़ें। माइनर इलेक्टिव उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम भी है, कुछ यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी कर दिया है। जैसे हम लोगों के यहाँ भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई, तुरंत हम लोगों ने 2 क्रेडिट कोर्स इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय मूल्य हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया है, चाहे कोई भी लड़का जो एडमिशन लेगा ग्रेजुएट में या पोस्ट ग्रेजुएट में। तो क्योंकि वो अपने भारत के बारे में जाने, भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब भारत के विज्ञान के बारे में जाने, भारत के दर्शन के बारे में जाने, उसका फाउंडेशन कोर्स उसको जानना जरूरी है। और उसका प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा धीरे धीरे प्रभाव, क्योंकि वो शिक्षक ही है जो कि छात्र को बदल सकता है। छात्र संस्कार कहाँ से सीखता है? अपने माँ बाप से, और उसके बाद विद्यालयों में आता है तो अपने शिक्षक से सीखता है। जैसा शिक्षक होगा वैसे ही छात्र का निर्माण होगा। तो ये संस्कार और मूल्यों की शिक्षा आखिर कहाँ से मिलेगी छात्र को? घर से ही और उसके विद्यालय में मिलेगी। तो इसलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमारे जो शिक्षक हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय विज्ञान और भारतीय संस्कृति की शिक्षा कंपलसरी रूप से दें हर छात्र को, चाहे वो छात्र किसी विषय का हो। उसको भारतीय मूल्यों के बारे में जानना जरूरी है। तो हायर एजुकेशन करिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, इसको थोड़ा हम डिटेल में बताते हैं आगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी एस्टैब्लिश टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स, ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। बहुत सारे यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं, शायद गुजरात के भी कुछ यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हम लोग 1 साल पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं इसके ऊपर पोर्टल पे। मैं बताऊंगा अभी कैसे ऑपरेट हो रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में ही बताऊंगा। और ये बताने के बाद हमारा सब कुछ के बाद जैसा त्रिपाठी ने कहा, कहीं भी आपके तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर मैं आपको NEP 2020 एडवोकेट्स इंक्रीज और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन मैंने बताया कि दूर के इलाकों में जहाँ तक शिक्षा की पहुँच नहीं है, वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कि डिजिटल कंटेंट लेक्चर्स प्रिपेयर कर गए हैं, उनके माध्यम से टेलीविजन, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ DTH टीवी चैनल्स स्कूल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UGC ने मिला के स्वयं तैयार किया हुआ है, स्वयं पोर्टल पे स्टूडेंट्स को आप तो रजिस्टर्ड हो रहे होंगे, बहुत सारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल। उस तरीके से बहुत सारे और भी पोर्टल्स, स्वयं प्रभा, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो कि डेवलप किए गए हैं, जहाँ की ऑनलाइन एजुकेशन हम ले सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में ये भी है कि अपने आप बेसिक कोर्सेज को करते हुए ऑनलाइन कोर्सेज भी, अलग अलग क्रेडिट के कोर्सेज आप ले सकते हैं, और वो सारे कोर्सेज आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होंगे। कैसे होंगे मैं बताऊंगा। और इसमें इंडियन लैंग्वेजेस को, जैसा कि मैंने कहा, प्रमोशन करने की बात है, और एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन उसको सेटअप होने की बात है। ऑलरेडी वो सेटअप हो रहा है मैसूर में। नेक्स्ट प्लीज। कुछ मेजर रिफॉर्म्स की बात करें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या सोच रही है और कितना उस पर हो पाया है। इसे 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू बी अचीव्ड बाई 2035। 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन की यहाँ बात है, उच्च शिक्षा में। अभी 2018 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट बनने लगा, उस समय 26.8% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था।
अभी बढ़ा है, 30% के आसपास आया है, मगर इसको 50% ले जाना है बाई 2035। अब ये कैसे होगा? उसके लिए अभी साल भर पहले निकला है कि हम पैरेलल 2 कोर्सेज भी कर सकते हैं, एक मेन कर सकते हैं और दूसरा पार्ट टाइम के तौर पर भी हम चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में यूनिवर्सिटी 1 to 100 के अंतर्गत हैं, या जो NAAC से A या उससे ज़्यादा एक्रेडिटेड कॉलेजेस हैं, उनको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज या डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज करने की भी कराने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, ताकि बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल और वो डिग्री नहीं प्राप्त कर सके हैं, वो भी उसमें इनरोल हो जाएंगे और डिग्री प्राप्त कर सकेंगे, तो वो भी हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा करके 2035 तक 50% लाना है, और उसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग जिसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ आपके यहाँ है, और जिसे इग्नू है ओपन यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पर, उनका ज़्यादा रोल इसमें होगा कि हम अधिक से अधिक इनरोलमेंट हम बढ़ा सकें। होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन की बात हमने कही कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, वैल्यूज, उसके लिए कोर्स, क्रेडिट कोर्स हमको डालने होंगे, सबके लिए कंपलसरी करना होगा। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, हर इंस्टीट्यूशन को मल्टीडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, जैसे हम अपना मेन डिसिप्लिन के अलावा भी कुछ कोर्सेज हम डिफरेंट क्रेडिट के कोर्सेज हम ले सकें। और इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट, मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब ये हुआ कि जैसे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि BA BSc का कोर्स 4 वर्षों का होगा। अब इस पर ध्यान देने वाली बात है, 4 वर्ष का कोर्स हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम पहले वर्ष में एडमिशन लें तो चौथे वर्ष में ही जाके बाहर निकलेंगे, जैसा अभी हो रहा है। 3 वर्ष का कोर्स है, हम एडमिशन लिए पहले वर्ष में तो 3 वर्ष की पढ़ाई करके निकलेंगे पास करके, तभी पास माने जाएंगे, नहीं तो पास नहीं माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे। मगर ये एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि हम 4 वर्ष के कोर्स में लड़का चाहे कभी भी वो एग्जिट कर सकता है। यदि 1 वर्ष पास करने के बाद एग्जिट करेगा तो उसको हम सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट 1 वर्ष का। यदि 2 वर्ष पास करके निकला तो उसको हम डिप्लोमा देंगे। यदि 3 वर्ष पास करके निकला तब हम उसको BA BSc की डिग्री देंगे, और 4 वर्ष जो चौथा वर्ष जो होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर रिसर्च। तो 4 वर्ष यदि पास करके निकलेगा तो उसको BA BSc की डिग्री विथ रिसर्च वो डिग्री देंगे। और वो कैसे डिग्री मिलेगी? वो क्रेडिट, जैसे एक सेमेस्टर को डिफाइन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कि एक सेमेस्टर मान लीजिए ग्रेजुएशन का है, इट विल हैव 20 क्रेडिट्स। उसमें अपने इंस्टीट्यूशन के मुताबिक एक आध क्रेडिट आगे पीछे हो सकता है, आगे जा सकता है, कम नहीं हो सकता। तो पर सेमेस्टर 20 क्रेडिट। इसमें क्रेडिट का अर्थ यह है, एक क्रेडिट का अर्थ होता है 1 आवर पर वीक लेक्चर इन 1 सेमेस्टर का मतलब होता है 1 क्रेडिट। 1 क्रेडिट का मतलब कि हम टीचर 1 घंटे लेक्चर लें 1 सप्ताह में, पूरे 1 सेमेस्टर तक वो 1 क्रेडिट। और प्रैक्टिकल के सेंस में कर दें तो 2 घंटे का प्रैक्टिकल पर आवर यदि हम कराते हैं 1 सेमेस्टर तक तो वो 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल कहलाता है। तो इसी प्रकार 1 सेमेस्टर के अंतर्गत 20 क्रेडिट का कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट को करना है, 20 क्रेडिट का कोर्स। अब 20 क्रेडिट के अंतर्गत हम कोई जरूरी नहीं कि 20 क्रेडिट जो कोर विषय है पढ़ें। ये तो पॉलिसी कर रही है कि यहाँ तक कि हम 50% अपना पढ़ें, 50% तक भी हम बाहर जा सकते हैं, मगर हम प्रयास करें कि 2 क्रेडिट 4 क्रेडिट हम दूसरे कोर्सेज लें। उसमें वैल्यू बेस्ड कोर्सेज हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो सकता है, जिस तरह की वोकेशनल कोर्सेज हो सकता है वो हम लें, मगर हमको लेना ही है दूसरा, तभी ही हम मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग की तरफ हम जा सकते हैं। और उसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम जैसे हम इस कॉलेज से पढ़े
1 साल पढ़ने के बाद यदि दूसरा कॉलेज हमको अलाउ करता है, हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन है उसके लायक, तो हम उसमें भी जाकर के 1 साल हम पढ़ सकते हैं, सेकंड ईयर में हम वहाँ पढ़ सकते हैं, और उसकी क्रेडिट स्टोर हो जाएगी। और क्रेडिट स्टोर करने के लिए थोड़ा सा पहले यहीं पर बता दें हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिस प्रकार आप बैंक में, किसी भी बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए और अपना पैसा जमा करते हैं, तो कुछ दिन तक आप छोड़ दें तो उसको भी बाद में जाकर के आप निकाल सकते हैं, मगर उसमें एक ये भी सीमा होती है कि आप मान लीजिए 10 साल तक नहीं निकाले तो आपका पैसा डेड हो जाता है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। मान लीजिए कि आप अंडर ग्रेजुएट में पहले वर्ष में आपने एडमिशन लिया, 1 सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर आपने कर लिया, आपने 40 क्रेडिट का कोर्स कर लिया, 40 क्रेडिट में कितना आपका मार्क्स आ गया वो सब वहाँ पर आपको लिखा हुआ है। आप गए किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में आपने किया, सेकेंड ईयर किया, वहाँ भी 20 क्रेडिट किया, आपका मार्क्स आ गया तो उस पोर्टल पे जमा हो गया। गवर्नमेंट का सेंट्रलाइज पोर्टल है, वो पोर्टल आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपको, और आपके इंस्टीट्यूशन का भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। मतलब उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड स्टूडेंट के पास भी रहेगा और इंस्टीट्यूशन के पास भी रहेगा। तो स्टूडेंट भी अपना एंट्री कर सकता है कि हम इसमें हम इतना पास किए, हमारा इतना मार्क्स आया, और वो वेरीफाई करेगा आपका इंस्टीट्यूशन। जब इंस्टीट्यूशन वेरीफाई कर देगा तो ऑटोमेटिक वो सेंट्रलाइज पोर्टल पे चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स उसको कहीं से भी, इस कॉलेज से जाकर के मद्रास कॉलेज से भी पढ़े, 2 साल पढ़े, वो अपना उस पर एंट्री कर दिया, उसके बाद मान लीजिए 5 साल वो भूल भी गया, फिर उसके बाद चाहे कि हम तीसरा साल कर लें तो वो कर सकता है। तो इसकी लिमिट 7 वर्ष है, 7 ईयर्स। जैसे पैसा आपका किसी बैंक में पड़ा, 10 साल नहीं गए तो आपको 10 तरह की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, तो यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी। 7 साल तक ही आपका वो रिडम्पशन करा सकते हैं, आप क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हैं क्रेडिट को। तो ये कंसेप्ट है आपका मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। हमारे यहाँ से लड़का एग्जिट किया, दूसरे जगह से हमारे यहाँ आ जाएगा एंट्री करने के लिए। तो कहने का मतलब उसमें कि हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क अक्रॉस द कंट्री एक तरह का करिकुलम हमको बनाना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी बन करके तैयार हो गया है। वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो कि पूरे कंट्री में, अब ये तो हो गया कि चाहे कहीं से भी लड़का पढ़ेगा 20 क्रेडिट होगा 1 सेमेस्टर का, तो 20 से 21-22 हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो एक पैरामीटर के अंतर्गत में वो इसलिए किया जा रहा है कि अक्रॉस द कंट्री हमारी एजुकेशन की क्वालिटी एक मेंटेन रहे। ये नहीं कि कोई बहुत कम पढ़ा के डिग्री दे रहा है, उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे कॉलेज ऐसे बहुत जगह देश में कि उतना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर भी नहीं हैं, फिर भी वहाँ डिग्री मिल जा रही है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये एंट्री और एग्जिट है कि इसका कई जगह पर मॉनिटरिंग इसकी रहेगी, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम मॉनिटर कर सकते हैं कि ये एजुकेशन की ये क्वालिटी है। और क्रेडिट ट्रांसफ़र वही मैंने बात की, क्रेडिट ट्रांसफ़र। अब लड़का यहाँ पढ़ के इस कॉलेज में मान लीजिए कि 2 सेमेस्टर में 40 क्रेडिट किया, मद्रास में कहीं चला गया तो वहाँ 2 सेमेस्टर 40 क्रेडिट किया, कहीं और तीसरी जगह किया तो 40 120 क्रेडिट उसका जब हो गया तो वो डिग्री ले सकता है। और डिग्री कहाँ से लेगा? जहाँ से कम 50% क्रेडिट उसको करने पड़ेंगे, उस इंस्टीट्यूशन से उसको डिग्री मिलेगी। यहाँ से मान लीजिए 80 क्रेडिट किया और 40 क्रेडिट दूसरे जगह से किया तो डिग्री उसकी यहीं पे मिलेगी। यहाँ से 20 क्रेडिट किया, 80 क्रेडिट कहीं और से किया तो डिग्री वहाँ की मिलेगी। मतलब 50% क्रेडिट उसको जिस इंस्टीट्यूशन से करेगा लड़का, वहीं से उसको डिग्री मिलेगी, और डिग्री देनी पड़ेगी उस इंस्टीट्यूशन को उसको। ये गवर्नमेंट का नियम है, और जो कि ये लागू होगा थ्रू आउट द कंट्री। तो ये क्रेडिट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है, और ट्रांसफ़र फैसिलिटी उसके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। आपके पास एटीएम है, चाहे कहीं से पैसा निकाल लें, यहाँ से निकाल लें, चाहे दिल्ली से निकाल लें, कहीं से निकाल लें, तो उसी प्रकार उस लॉगिन पासवर्ड होगा, उसका क्रेडिट उसको पता है,
2 सेमेस्टर किया, उसके बाद गया नौकरी किया, 5 साल बाद आ गया, कहीं से जाके कर लिया, उसके पास अपना है, अपना क्रेडिट वो कर लिया, उसके बाद वो लिखेगा भाई इस इंस्टीट्यूशन में जहाँ से हमने 50% ज़्यादा किया, आप हमको डिग्री दे दीजिए, वो भी अपना चेक कर लेंगे, हो गया, डिग्री दे देंगे। तो ये थ्रू आउट द कंट्री में ये यूनिफॉर्मिटी रहेगी। तो क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, समझ गया। उसके बाद से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि यूनिवर्सिटी 2 तरह की होंगी, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, इस पे रिसर्च पे ज़्यादा फोकस होगा, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, उस समय की कोई भी वो नहीं ना है? हाँ ठीक कोई बात नहीं। रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी जिसमें कि रिसर्च की ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि यूनिवर्सिटीज आर सेंटर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का सृजन कहाँ से होता है? विश्वविद्यालयों के द्वारा ही होता है, और वो रिसर्च के द्वारा होता है, और रिसर्च के द्वारा जो ज्ञान होता है उसी से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, समाज की समस्या का, हर तरह की समस्या का समाधान। तो इसीलिए रिसर्च पे जिस यूनिवर्सिटी के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बढ़ाया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी 2 तरह की होंगी, रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनोमस डिग्री कॉलेजेस, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, ऑटोनोमस कॉलेजेस। और धीरे धीरे कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी उनके स्ट्रेंथ के आधार पर। एंड मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, हर जिले में या उसके आसपास में एक मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। वह ग्रेडेड ऑटोनॉमी कॉलेजेस को दी जाएगी। एंड फेजिंग आउट ऑफ अफिलिएटिंग सिस्टम, अफिलिएशन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये सारे कॉलेजेस के जो ऑटोनोमस हो जाएंगे उनके इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे, सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड होगा, कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी, उसको एक ही तरह का नॉर्म होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एट द अर्लीस्ट, ये प्रयास किया जाएगा कि उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी हो। और रिसर्च के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा। अभी हमारे पास जो बहुत सारे फंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे ICAR, UGC, DBT, DST, जो कि फंड देती हैं रिसर्च के लिए, तो इस एजुकेशन पॉलिसी का कहना है कि हमारे एक टॉप लेवल पे एक मॉनिटरिंग बॉडी होगी रिसर्च के लिए, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसका नाम होगा, और यहीं से पैसा मिलेगा पूरे कंट्री में। उसका ये फ़ायदा होगा कि कहीं डुप्लीकेशन ना हो रिसर्च का। उसके लिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो करिकुलम हो वो इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए, ताकि बाहर के लड़के हमारे यहाँ आ सकें, हमारे लड़के बाहर जा सकें, और बाहर की यूनिवर्सिटी भी चाहे तो हमारे यहाँ कैंपस खोल सके, और हम भी इतने कॉम्पिटेंट हो जाए अपनी यूनिवर्सिटी चाहे तो बाहर हम कैंपस खोल सकें। तो दैट विल बी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एंड सेटिंग अप न्यू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज बीन मेड ईजियर। A special education zone for disadvantaged regions, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होगा हायर एजुकेशन में। फोकस ऑन लिटरेचर, लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस होगा, लैंग्वेज पर फोकस होगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेज इन लिटरेचर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, कल्चरल अवेयरनेस, प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स, लोक विद्या, लोक परंपराओं को प्रमोट करने के लिए। एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग होगा। इन एजुकेशनल प्लानिंग, टीचिंग लर्निंग, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, रेगुलेशन, एंड दिव्यांग फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस में ई कंटेंट तैयार करने होंगे। स्पेशली जो टेक्निकल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल्स के जो कंटेंट्स नहीं अवेलेबल हैं मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेजेस में, उनको तैयार करना होगा। वर्चुअल लैब्स, वर्चुअल लेबोरेटरीज भी होंगी, और आपको पता होगा कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ भी अब खुलने जा रही है कि जहाँ पर कि डिजिटल कंटेंट्स ज़्यादा होगा, जहाँ से कि हम लोग सब डिजिटल
ले सकते हैं। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, डिजिटली इक्विप्ड स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी और 5+3+3+4, जैसा कि मैंने कहा। करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड सोसाइटल टेम्पर, जेंडर इंक्लूजन, वोकेशनल इंटीग्रेशन। न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये स्कूल एजुकेशन के लिए भी नेशनल लेवल पर वो एक तरह का करिकुलम फ्रेमवर्क होगा। अपने रीजनल लेवल पर थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा, मगर एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका एक होगा, और जिससे कि एडल्ट एजुकेशन को भी बढ़ावा मिले, टीचर एजुकेशन को भी बढ़ावा मिले, और कॉम्पिटेंट टीचर्स भी उस तरीके के तैयार हो सकें। मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट क्लास ग्रेड 5 इन होम लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बताया। होलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, वो स्कूल में जो टीचर होंगे, लड़कों का प्रोग्रेस और उसके जो होलिस्टिक डेवलपमेंट और ऑल राउंड डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, उस पर उनका असेसमेंट होगा। एंड NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑलरेडी ये प्रारंभ हो चुका है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, और जितने सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सबका टेस्ट एक जगह से हो रहा है। पिछले साल प्रारंभ हो चुका, और धीरे धीरे इस प्रकार से होगा कि आगे आने वाले दिनों में सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एक ही जगह से टेस्ट हो, ताकि वो पेरेंट्स को, बच्चों को इधर उधर जाना न पड़े अलग अलग यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट, अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025 एंड 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल एंड सेकेंडरी बाय 2030। ये ऑब्जेक्टिव है कि 100% लिटरेसी भारत प्राप्त कर ले 2030 तक, स्कूल एजुकेशन तक, एंड ब्रिंग बैक 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं पूरे देश में, ये एस्टिमेट किया गया कि लगभग 2 करोड़ जो बच्चे हैं आज भी अशिक्षित हैं, किसी कारणों से वो नहीं आ पाते हैं स्कूल में, उनको भी स्कूल में लाना है। एंड टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023। उस तरह के हमको शिक्षक को भी तैयार करना है जो कि वो छात्र के अंदर में इन गुणों को भर सके, ला सके, इस प्रकार से असेसमेंट कर सके। बोर्ड एग्जाम्स टू टेस्ट कोर कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो हम लोगों के वो बोर्ड के एग्जामिनेशंस होंगे, वो एग्जामिनेशंस का भी पैटर्न कुछ इस प्रकार से किया जाए कि कोर कॉम्पिटेंसी वो टेस्ट कर सके। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल एडॉप्टिंग एटलीस्ट 1 स्किल। जब लड़का जो पास कर रहा है तो उसको कम से कम एक स्किल उसके अंदर में वो आनी चाहिए पास करने के बाद। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वो एक ही प्रकार का रहेगा, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी। अब इनमें से कुछ पॉइंट्स पर थोड़ा मैं फोकस करना चाहूँगा कि जिसका कि बहुत ज़्यादा फोकस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, वो आपको जानना जरूरी है। पहली चीज़ है होलिस्टिक एजुकेशन। आपने इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो भी लोग आप लोग पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े होंगे, उसमें कई बार इसका जिक्र आ रहा है, होलिस्टिक एजुकेशन, जिस कंसेप्ट को आज तक सारी एजुकेशन पॉलिसी मिस करती रही है। सारी एजुकेशन पॉलिसी का ये सोचना रहा है कि हमारे शिक्षा का उद्देश्य है कि एक सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंसी नॉलेज, उसमें हम कॉम्पिटेंट हो जाए केवल एक विषय, मगर नहीं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि हमको शरीर को भी हमको डेवलप करना है, हमको ब्रेन को भी डेवलप करना है, इंटेलेक्ट पावर को भी डेवलप करना है, और इसके साथ साथ जो भारत की जो भारतीय शिक्षा दृष्टि रही है, जिसमें कि आध्यात्मिक भाव रहा है सदा से, उस आध्यात्मिक भाव को हमको फिर अपनी शिक्षा के अंतर्गत लाना है। तो इसीलिए वो है होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। और ये सर्वांगीण विकास हम कैसे लाएंगे? एजुकेटिंग द होल पर्सन, एड्रेसिंग द फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इथिकल, कल्चरल, एकेडमिक नीड्स, मनुष्य के सब तरह की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उदाहरण के तौर पे आप एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गए,
मगर समाज में आपको बात करने का ढंग नहीं है किसी से, तब आपका वो डॉक्टर बनना बेकार है। यही शिक्षा नीति कह रही है कि उसको सर्वांगीण विकास करें, सब तरह से मनुष्य को विकास करें, समाज में वो कैसे रहे, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करे, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करे, अपने छात्र के और गुरु का और शिष्य का, जैसे छात्र का टीचर एंड टॉट का किस प्रकार का रिलेशन रहे, वो जानना हमको जरूरी है। वो छात्र के अंदर में उन गुणों को हमको भरना है। तो ऑल राउंड डेवलप कंपैशनेट पर्सनालिटी डेवलप हो कि सही मानव, कि भारतीय शिक्षा नीति कहती है कि सही मानव का निर्माण, तो हमें सही मानव का निर्माण करना है। इट फोस्टर्स मेंटल वेलबींग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, seeks to engage all aspects of the learner, body, mind, intellect and soul। ये सबका विकास करना है। बॉडी का विकास करना है थ्रू योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, माइंड का विकास करना है सो दैट क्रिटिकल थिंकिंग रहे, और इंटेलेक्ट का विकास तो करना ही है कि एक सब्जेक्ट में मतलब उसको कॉम्पिटेंसी लानी है, और प्लस सोल, उसको रियलाइज करना है कि देयर इज सोल इन द बॉडी, देयर इज सुपर सोल एंड ऑल आर कनेक्टेड। अनुभव करना जरूरी है। बॉडी माइंड इट फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ईच पर्सन फाइंड्स आइडेंटिटी, मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ थ्रू कनेक्शंस टू देयर लोकल कम्युनिटी। हमको आसपास के लोगों के साथ किस प्रकार हमें व्यवहार करना है। होलिस्टिक एजुकेशन एम्स एट इंट्रिंसिक रेफरेंस फॉर लाइफ एंड ए पैशनेट लव ऑफ लर्निंग, gives attention to experiential learning and places significance on relationships and primary human values। मानव में क्या गुण होने चाहिए उसको जानना जरूरी है। ये थोड़ा होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में हम फोकस कर रहे हैं कि जो भारत की कई हजार वर्षों की जो परंपरा चली आ रही है, जैसा कि मैंने कहा, वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर रही है, और उसी के कारण भारत विश्व गुरु रहा है कई हजार वर्षों तक। और अंग्रेज 200-250 वर्षों के लिए आए, उसके पहले मुगल थे। तो इस बीच में जो हमारी संस्कृति का जो ह्रास हुआ है, उसको फिर से हम कैसे लाएं, इसके लिए जो हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो कल्पना की थी, जिस प्रकार की पढ़ाई की सोच की थी, उन गुणों को, उन मूल्यों को भी हम इसमें लाएं, और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स वर्ल्ड में हो रहे हैं उसको हम लाएं, हम समन्वय के आधार पर। इसलिए शिक्षा नीति कह रही है कि देयर शुड बी प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ आवर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एंड आवर लेटेस्ट एजुकेशनल सिस्टम, लेटेस्ट नॉलेज को हम लाएं, मगर हम उसके साथ साथ जड़ में हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर छात्र का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। India, a country with oldest civilization, rich culture and traditions, built by great rishis, saints, acharyas over ages. And ancient India was advanced knowledge society। हम विश्व गुरु थे। पूरे विश्व में हमारा 20 से लेकर के 25% का GDP का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। वो इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे एग्रीकल्चर था, हमारे यहाँ जो इकोनॉमी थी, वो इतनी बड़ी थी। The ancient India was advanced knowledge society due to education system built on Indian vision aimed at holistic development of individual, development of body, mind, intellect and soul। और गुरु शिष्य परंपरा, holistic education, गुरु leads the शिष्य from darkness to light। हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य था तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि हम अंधेरे में हैं, हमको प्रकाश में ले चलिए। मैंने पूरे बाहरी हमको ज्ञान, गुरु साक्षात परम ब्रह्म हमारे यहाँ कहा गया है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म इसलिए है कि परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर जिस प्रकार जीव का सृजन करता है, जीव का निर्माण करता है, उसी प्रकार गुरु भी एक शिष्य का निर्माण करता है। रॉ मटेरियल बिल्कुल शिष्य है, और उसको परफेक्ट जो ह्यूमन बीइंग जब बनाएगा, तभी वो सोसाइटी में जाएगा और उसकी खुशबू फैलाएगा। तो इसीलिए गुरु को परम ब्रह्म इसीलिए कहा गया है हमारे यहाँ। तो ग्रेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ होलिस्टिक लर्निंग, जैसा कि मैंने बताया, हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी वो थे। और बाण भट्ट के कादम्बरी में जिक्र मिलता है 64 कलाओं का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की प्रियम्बुल में दिया गया है कि हमारे यहाँ 64 कलाएँ हुआ करती थी, 64 विद्याएँ, और हर छात्र को वो दिया जाता था। तो दिस एजुकेशन पॉलिसी
इज ए ब्लेंड ऑफ मटेरियलिज्म विथ स्पिरिचुअलिटी। इसको समझना पड़ेगा कि हमारी जो भारतीय दृष्टि थी वो भौतिकता को आध्यात्मिकता से जोड़ने की थी। आध्यात्मिकता इसलिए कि हम समझेंगे कि परमपिता परमेश्वर कोई है जो कि हमें देख रहा है, जिसके हम अंश हैं, तो हम अपने आप कोई गलत कार्य हम नहीं करेंगे। ये भावना हमारे अंदर में आनी चाहिए कि हमें ईश्वर से डर है, हमको सही गुण क्या होते हैं। हमारे यहाँ जो बताया गया है कि हमारे सही गुण हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, संग्रह, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, पत्रहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो अष्टांग योग, इस प्रकार के बहुत सारे जो हमारे यहाँ बताए गए हैं, वो उन गुणों को लाना है हमारे छात्रों के अंदर में। ये शिक्षा नीति कर रही है। तो ए ब्लेंड ऑफ मटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिटी। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स आपके सामने देना चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षा शास्त्री रहे हैं, जो कि हमारे आदर्श रहे हैं भारत के, जिनकी छाप है हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर, उनका क्या कहना है शिक्षा के बारे में, और उस शिक्षा की तरफ ये शिक्षा नीति चल रही है लेकर के आपको। द आइडियल ऑफ एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वो तीनों स्वामी विवेकानंद जी का कहा हुआ है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, उस सारी शक्तियों का हम विकास करें, यही शिक्षा का हमारा उद्देश्य है। वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, a strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on own feet. ये शिक्षा का उद्देश्य है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1916 में, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से दुखी होकर के उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की 1916 में, कि छात्र जो हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उनको मूल्यों को आत्मसात करें। उनका कहना था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट शुड बी द कोर वैल्यू ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग इन द स्टूडेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। उनका कहना था कि हम ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान में परफेक्ट हों, मगर उससे ज़्यादा जरूरी है चरित्र का निर्माण, सही चरित्र वाले व्यक्ति का निर्माण। सही चरित्र वाला व्यक्ति होगा तभी भी ज्ञान का भी कुछ सदुपयोग वो कर पाएगा। एंड पैट्रियटिज्म इज द बेस्ट पावर, एज द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मोटिवेट्स टू डू ए लेवल ऑफ सेल्फलेस सर्विस। पैट्रियटिज्म होना चाहिए, देशभक्ति की भावना होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पावर्स, तो उनका श्रेष्ठ किया हुआ है मालवीय जी के द्वारा कि सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेन आय विद्या देशभक्त आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। छात्रों से कहते थे कि सम्मान के योग्य तुम तभी होगे जो कि सत्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, व्यायाम करो, विद्योपार्जन करो, और देशभक्ति आत्मत्यागेन, देशभक्ति से ही अपने को समर्पण करने की प्रेरणा मिलती है दूसरों के प्रति, तभी तुम सम्मान पाओगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन शुड बी कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसके बाद ये कुछ वैल्यू एजुकेशन के बारे में कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बातें कही गई हैं कि इथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का इंटीग्रेशन होना है सिलेबस में, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी कर भी चुकी हैं, जैसा कि मैंने कहा हम लोगों ने किया है बहुत सारे यूनिवर्सिटी। क्रिएशन ऑफ विश्व मानव, शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि हमको विश्व मानव बनाना है। ग्लोबल सिटीजन रूटेड इन इंडियन कल्चर इज नीडेड विथ कैपेसिटी ऑफ रेशनल थॉट, कंपैशन, एम्पैथी, करेज, रिसिलियंस, टॉलरेंस, ये सब पढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को, छात्रों को। वैल्यूज ऑफ सेल्फ एंड प्लेनेटरी इंपॉर्टेंस, वैल्यूज ऑफ सोशल इंपॉर्टेंस, स्पिरिचुअल पाथ, ये भी बताना पड़ेगा। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, सिंप्लिसिटी, लव फॉर द कंट्री, वर्च्यूज फॉर सिटीजनशिप। नेक्स्ट, और NEP 2020 envisages holistic education as a way to lead the country into the 21st century. ये आवश्यक है। Aims to complete realization of the self and towards national development. The problems of the society have remained as it is due to the sheer absence of integration of knowledge, holistic approach plus complete human being.
So holistic education can be realized only when we drift away from compartmentalization. Compartmentalization of education से हमको अलग हट करके holistic way में हमको सोचना है. Next please. आइए. ये holistic education के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है. It includes spiritual education, exposure to co-curricular activities, extracurricular subjects like that. Next please. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट. द करिकुलम. ये होलिस्टिक एजुकेशन के करिकुलम के बारे में कि करिकुलम कैन इंक्लूड क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज इन प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी इंगेजमेंट्स एंड सर्विस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. और इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या क्या होगा उसके बारे में है. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में क्या क्या है कि कौन सी वैल्यूज है. लाइफ स्किल्स, ज़िंदगी के अंदर बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करेगा, क्या क्या समस्याएं आएंगी उसके बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में. ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप स्किल्स कैसे उसके अंदर डेवलप हो उसके बारे में. एंड स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप विद लोकल इंडस्ट्री, बिजनेस, आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स. जहाँ पर भी सोसाइटी के अंतर्गत जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज हो, कंपनीज हो और ऑर्गेनाइजेशंस हो, उसके साथ उस लड़कों को पार्टिसिपेट करना होगा. और करिकुलम में भी वो उतना क्रेडिट कोर्स अर्न करेगा. मानिए 2 क्रेडिट कोर्स लोकल कहीं इंडस्ट्री के साथ वो कर रहा है तो वो क्रेडिट भी उसमें अर्न हो जाएगा और उसका वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. And with holistic education, the development of body, mind, intellect, soul, which I told. Next. And Indian knowledge system, languages, culture and values. This will be part of holistic education. क्योंकि ये सबको पढ़ना पड़ेगा कंपलसरी. इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में. और भारतीय ज्ञान परंपरा 2 क्रेडिट कोर्स होगा या वो होलिस्टिक एजुकेशन के साथ में इंटीग्रेटेड होगा, बट दैट विल बी कंपलसरी कोर्स. क्योंकि आप जानते हैं कि सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबकी अपनी अपनी ऑटोनॉमी है अंतर्गत. कुछ कोर्सेज को ज़्यादा ले सकती हैं, कुछ को कम ला सकती हैं. मगर आपके गुजरात के बहुत सारे यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, GTU में होलिस्टिक एजुकेशन इंडियन नॉलेज सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है ऑलरेडी. साल भर से चल रहा है. हम लोग यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो गया, चल रहा है. और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी चला रही हैं पहले से भी. मैंने देखा कई यूनिवर्सिटी में गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पर वो 2 साल से शुरू हो चुका है इंडियन नॉलेज सिस्टम. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो भी हमारी भारतीय ज्ञान की परंपरा है, भारतीय विज्ञान की परंपरा, दर्शन की परंपरा, जो भी हमारे भारतीय ज्ञान है वो लड़कों के अंदर आना चाहिए. उनके अंदर समझ कि हमारा भारत देश इतना महान रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र के हैं, चाहे दर्शन के क्षेत्र के हैं, हमारे यहाँ एक से एक उपलब्धियाँ हैं. और उन उपलब्धियों को हमारे छात्र छात्राओं को जानना जरूरी है. क्योंकि हमारा लड़के समझेंगे कि हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत रहा है ऑलरेडी पहले से, तो उनको आगे जाने में आसानी होगी. नेक्स्ट. तो मल्टीडिसिप्लिनरी जो हमारा एजुकेशन का करिकुलम होगा, हर करिकुलम को हमको LOCF बेस्ड करना होगा, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क. ये एक कंसेप्ट है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बता रही है कि हमारा जो करिकुलम, जो सिलेबस बनाएंगे, वो सिलेबस के अंत में 1-2 पेज टेबुलर वे में हम बनाएंगे कि लर्निंग आउटकम क्या होगा, इतने पढ़ने के बाद लड़के ने क्या सीखा. तो LOCF UGC ने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे करिकुलम का मॉडल दिया हुआ है, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क का. और बहुत सारी यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पर कि इम्प्लीमेंट हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का काफ़ी पार्ट, वहाँ करिकुलम सब लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क बन गया है कि हमारा करिकुलम जो भी होगा लर्निंग आउटकम बेस्ड होगा. और मेजर इलेक्टिव, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी लड़का जो अपना मेन कोर्स जो कर रहा है, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसका मेजर कोर्स होगा केमिस्ट्री में, और माइनर इलेक्टिव्स होगा दूसरे क्रेडिट कोर्सेज में, दूसरे क्रेडिट वो करें. तो ये जरूरी है कि आपका मिनिमम 50% तो आपका मेजर इलेक्टिव में होना चाहिए. मैक्सिमम भी जा सकते हैं, 60-70 तक जा सकते हैं. अभी तो जैसा सिस्टम है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में हम
70-80% तक मेजर में रहते हैं, बहुत कम जाते हैं माइनर इलेक्टिव दूसरे में। मगर ये एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि हम 50% तक हम दूसरे कोर्स से ले सकते हैं, मगर 50% हमारा मेजर इलेक्टिव का कोर्स रहना चाहिए। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी ऑफ द सब्जेक्ट्स, जैसे ही हम माइनर इलेक्टिव अलग अलग जगहों से लेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक मल्टी डिसिप्लिनरिटी हो जाएगी सब्जेक्ट्स की। एंड ऑनलाइन लर्निंग को हमको ज़्यादा प्रमोट करना है, स्वयं पोर्टल पे, मुक्स पे। एंड करिकुलम को हमारा फ्लेक्सिबल बनाना है ताकि हम विद इन द इंस्टीट्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को ले सकें और अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन दूसरे जगह भी जाएं तो हम सब्जेक्ट को ले सकें। नेक्स्ट प्लीज। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर रिमूविंग बैरियर बिटवीन नॉलेज, स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी। नॉलेज, इसका अर्थ किसी एक विषय का ज्ञान जो कि हमारा मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा। स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी, तो हम कहीं ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, या कहीं या कोई स्किल का कोई कोर्स कर रहे हैं 2 क्रेडिट 4 क्रेडिट का, या एम्प्लॉयबिलिटी रिलेटेड किसी हम इंडस्ट्री में जाके हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये पॉलिसी कह रही है कि इन तीनों में नॉलेज, स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी में कोई अंतर नहीं है, हम क्रेडिट का कोर्सेज कहीं से भी कर सकते हैं। अब तो यूजीसी ने यहाँ भी रेगुलेशन दे दिया है कि बिना पीएचडी किए हुए भी किसी आदमी को, कोई प्रोफेशनल हो, बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, तो उसको भी हम प्रोफेसर बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि अपने हम ज्ञान के सिवा, मान लीजिए कोई बढ़ई है, वो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, मगर उसके पास वो स्किल है, तो हमारा स्टूडेंट जाकर के 2 क्रेडिट का कोर्स यदि वहाँ से करे उसके साथ में, तो उसको भी हम क्रेडिट में उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे थ्योरेटिकल पढ़ाई में या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने में क्रेडिट में कहीं अंतर नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट जमा करने की कुंजी उसके पास होगी, स्टूडेंट के पास, अपने वो जमा कर देगा और उसको सर्टिफाई हो जाएगा। तो टोटल क्रेडिट यदि वो अर्न करने का तो उसको डिग्री मिल जाएगी। तो कहने का मतलब केवल हमको क्लासरूम में नहीं पढ़ना होगा, उसको भी, टीचर को, लड़कों को भी ढूंढना पड़ेगा कि अगल बगल वो कहीं स्किल डेवलपमेंट का कहीं कोर्सेज है, कोई आदमी है किसी के साथ लग करके वो काम करे, वो बाकायदे सर्टिफाई करने वाली एजेंसी जो होंगी सर्टिफाई कर देंगे कि हाँ उनके पास ये वो कर सकते हैं। ऑलरेडी पोर्टल बन रहा है पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम लोग उस कमेटी में हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पूरे कंट्री के अंदर कितने इस तरह के स्किल वाले लोग हैं जो कि दूसरे को, लड़कों को सिखा सकते हैं, कितने इंडस्ट्रीज हैं, कितने कंपनीज हैं, कितने एनजीओज हैं जिसके यहाँ काम किया जा सकता है। तो किसी प्रकार का भी स्किल लड़के के अंदर में हो और चाहे वो जानना चाहता हो, और उस प्रकार का वो आदमी आइडेंटिफाई भी कर सकता है, आइडेंटिफाई करके वो जा सकता है और वहाँ से क्रेडिट उसको मिल जाए तो अपने बैंक में वो क्रेडिट जमा कर सकता है करके, तो उसको डिग्री मिल जाएगी। तो उससे मतलब कोई अंतर नहीं होगी, नॉलेज, स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी में कोई अंतर नहीं। एंड एस्टेब्लिशिंग ए क्रेडिट एक्युमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग फॉर इंश्योरिंग सीमलेस मोबिलिटी बिटवीन लर्निंग एंड स्किलिंग पाथवेज, चाहे नॉलेज गेनिंग पाथवेज, स्किलिंग पाथवेज, कहीं भी जाके वो डिग्री मतलब स्किल अपना क्रेडिट ले सकता है। अब मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, जिसे मैंने कहा कि स्टूडेंट एक जगह से दूसरे जगह इजीली मोबाइल हो सकता है। कैसे हो सकता है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, क्रेडिट फ्रेमवर्क का ढांचा तैयार है। एक सेमेस्टर 20 क्रेडिट, 40 क्रेडिट 2 सेमेस्टर तक 1 साल, 120 क्रेडिट 3 साल की डिग्री उसको मिल जाएगी। अब 3 साल की डिग्री में 120 क्रेडिट में वो क्रेडिट कहाँ से लेता है? वो कहीं से भी ले सकता है। मोबिलिटी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, वो कहीं भी इंस्टीट्यूशन में मूव कर सकता है, वो फ्रीडम है उसको, मगर उसको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होना चाहिए वहाँ एडमिशन लेने के लिए, जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ बैठा हुआ आदमी कोई दिल्ली में जा रहा है, तो दिल्ली की उस यूनिवर्सिटी का मिनिमम एलिजिबिलिटी उसका एडमिशन में रिक्वायरमेंट के लिए उसके फुलफिल करता है, तो वो वहाँ ले सकता है। और सेंट्रलाइज पोर्टल, मैंने बताया कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सेंट्रलाइज पोर्टल वो तैयार है। हम लोग की यूनिवर्सिटी पिछले 1 साल से इस पर रजिस्टर्ड है, लड़कों के पास भी आईडी है, वो अपना जितना क्रेडिट अर्न करते हैं उसके ऊपर वो अपने लॉगिन पासवर्ड से देते हैं, करते हैं, और उसका इंस्टीट्यूशन हम लोग का सर्टिफाई कर देता है, तो सेंट्रलाइज पोर्टल में उसका जमा हो जाता है। तो सेंट्रलाइज पोर्टल है फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो।
और ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसा कि मैंने बताया कि 1 क्रेडिट का मतलब होता है 1 आवर पर वीक पर सेमेस्टर थ्योरी क्लासेस के लिए, और 1 क्रेडिट 2 आवर्स पर वीक पर सेमेस्टर प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए या ट्यूटोरियल के लिए, और मल्टीपल एंट्री इसी के आधार पर हो जाएगी। और रिडेम्पशन ऑफ क्रेडिट फॉर सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री। रिडेम्पशन का मतलब कि लड़का जब 1 साल के बाद जब उतना ही 40 क्रेडिट किया, उसका पढ़ने का मन नहीं है, तो उस इंस्टीट्यूशन को लिखेगा कि हमारा 40 क्रेडिट हो गया, हमको डिग्री दे दी जाए, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल के बाद डिप्लोमा मिल जाएगा। और क्रेडिट्स कैन बी यूज फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक ये वैलिड रहेगा। 7 साल के बाद कोई आगे के 8वें साल में हमको डिग्री दीजिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लिमिट है। नेक्स्ट, और एजुकेशन इन मदर टंग, ये तो जैसा कि मैंने कहा कि एटलीस्ट ग्रेड 5 तक कंपलसरी है, और उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि सारे इंस्टीट्यूशन, सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी सभी कोशिश करें कि हायर एजुकेशन तक भी हम मदर टंग में एजुकेशन कराएं अपने स्टूडेंट्स को। इसलिए मदर टंग में एजुकेशन देने के लिए ज़्यादा इस पर प्रश्रय दिया गया है, और इसी के लिए मदर टंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ संस्कृत एंड ऑल लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कहा गया कि जो आपके यहाँ लैंग्वेजेस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में या दूसरे सारे जो भी नॉलेज है उसको हम ट्रांसलेट करके अपने मदर टंग में हम लाएं, ताकि लड़के ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम पढ़ सकें। और इस पर काम भी चल रहा है, बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उसी में लगे हुए हैं कि कैसे हम ट्रांसलेट करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत सारी कमिटीज़ बनी हुई है रीजनल लैंग्वेजेस में जो एक्सपर्ट हैं और जो इंग्लिश में भी एक्सपर्ट हैं, कि कैसे हम दूसरे टेक्स्ट को अपने में हम ला सकें। नेक्स्ट प्लीज। और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% जो कि मैंने बताया, और हायर एजुकेशन में 50%। एंड प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इसमें ऑनलाइन लर्निंग हमको प्रमोट करना है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करना है, डिजिटल इंटरवेंशन को प्रमोट करना है। डिजिटल इंटरवेंशन का मतलब कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनके पास कॉम्पिटेंसी है, उनके पास स्टूडियो, डिजिटल लैब उनको बनाना है, उनको कंटेंट तैयार करना है कि लड़के जो क्लास में ना आ सकें उनको हम वो दे सकें, ताकि कभी भी पढ़ सकें, और वो भी क्रेडिट ले जाएंगे तो वो भी क्रेडिट उसमें काउंट हो जाएगा। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग, डिजिटल इंटरवेंशन एंड पैरेलल कोर्सेज की भी बात मैंने की कि एक रेगुलर डिग्री कोई ले रहा है और कोई पार्ट टाइम डिग्री भी लेना चाहे दूसरे इंस्टीट्यूशन से, पार्ट टाइम डिग्री भी ले सकता है। अब 2 डिग्री एक साथ लेने की व्यवस्था हो गई है यूजीसी के द्वारा, मगर एक डिग्री उसमें से रेगुलर होगी तभी दूसरी पार्ट टाइम हो सकती है। नेक्स्ट, हाँ, तो बाई 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। वही सब है, जनरल चीज़ें हैं। नेक्स्ट प्लीज। Single stream higher education institutions will be phased out over time and will become towards multidisciplinary educations, and all higher education institutions in India will tend to offer instruction in local and Indian languages, and affiliated colleges will be gradually phased out over a period of 15 years through a system of graded autonomy. Next please. And this is important point, internationalization of education, कि चूंकि 21वीं शताब्दी में पूरे वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट करना है भारत को, तो करिकुलम शुड बी कंपैटिबल टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। हमारा क्वालिटी से कहीं कंप्रोमाइज, क्वालिटी हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया एंड ग्रेटर मोबिलिटी टू स्टूडेंट्स इन इंडिया विजिट, स्टडी एट, ट्रांसफर क्रेडिट्स टू